हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम बता रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आ व्यू, इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स। NCERT बेस्ड है ये, है ना, और ये 2020 और 21 का एडिशन का है। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 हम बताने वाले हैं अवयव को। ठीक है, इसमें आप बेसिक जानना चाहते हैं अवयव को, मैंने बेसिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे पहले देख लीजिए। और अवयव क्या होता है, अवयव के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए, आप उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ जाकर आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.1। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। प्रश्नावली 3.1 का दिया गया अवयव ए में ए बराबर दिया है 2, 5, 17 ऋण 8, ऋण 7, इस प्रकार से एक अवयव दिया गया है। तो हमको बताना है इस अवयव की कोटि क्या होगी। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अवयव की कोटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अवयव की कोटि क्या होगी। तो चलिए हल करते हैं। इस प्रश्न में देखें तो अवयव की कोटि होगी कि जितने भी स्तंभ और कॉलम, कितने स्तंभ है कितने कॉलम है, कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है वह देखा जाता है। ठीक है, तो कितने पंक्तियाँ देखते हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, और 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। तो पहला जो आंसर होगा, अवयव की कोटि बराबर 3x4। ठीक है, तो इस प्रकार लिखा जाता है, पंक्ति गुणित स्तंभ लिखा जाता है हमेशा, पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गया अवयव की कोटि, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा, अवयवों की संख्या जो रहता है, जो आगे अंतर, उसे हम कहते हैं अवयव। कितने अवयव है वो हमको गिन, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, जो होगा वही उनके अवयव होंगे। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 12। ठीक है, अब तीसरा क्या बताना है हमको, A13, A21, A33, A24, A23 अवयवों को लिखो। मतलब इनमें से A13, A21, A33, A24 और A23 जो अवयव हैं उनको हमको लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे कोई नॉर्मल अवयव है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं। तो उसमें है 11, A12, A13, A14, ये हो गया। अब A21, ठीक है, A21, A23, A24, A25, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। फिर A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि A13 निकालना है। सबसे पहले तो ये इसका क्रम है, कोई भी ये समझ लीजिए अवयव का एक मानक रूप है ना। तो हमको बताना है A13 कहाँ है, यहाँ है, और प्रश्न में कहाँ है, ये है। ठीक है, तो A13 बराबर आ गया 19। ठीक है, उसी प्रकार A21 बराबर क्या होगा, A21, ये रहा A21, और यहाँ देखेंगे A21 तो क्या है 35। तो A21 बराबर 35। तीसरा क्या है, तीसरा निकालना है हमको A33 क्या है, देखिए ये लास्ट में यहाँ है, तो A33 क्या हो जाएगा, ऋण 5। और क्या याद करना है, A24
A24 ये रहा, और ये क्या है 12। A24 बराबर क्या आ गया 12, और लास्ट हमें निकालना है A23। A23 मतलब ये 12 के आगे वाला जस्ट, 12 के आगे वाला जस्ट क्या है 5/2, ये मतलब तो हो जाएगा 5/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, यदि आप बेसिक जानते हैं अवयव का, जो मैंने बेसिक में बताया है वो जान गए, तो आपको ये पहला प्रश्न तो कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि अवयव में 24 अवयव हैं, है ना, कोई अवयव है उसमें 24 अवयव हैं, तब इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होगी। देखिए यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं साथ में, बोल रहा है कि यदि एक अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी कोटियाँ क्या होगी, है ना। मतलब जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था 4 गुणित 3 उनकी कोटि थी, तो उनका अवयव कितना आया था 12 अवयव थे। तो उसी प्रकार से हमको 24 का देखना है कितने कोटियाँ हो सकती है, मतलब किन 2 अंकों का हमें गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 24। ठीक है, तो चलिए किस किन का गुणा कर सकते हैं। संभवतः कोटियाँ क्या क्या होंगी, एक तो होंगी 12 और 2, है ना, 12 और 2। दूसरी हो सकती है 2 और 12, इसे हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये गुणा के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 12 हो गया और 12 2 हो गया। अच्छे से लिखते हैं, क्रमबद्ध लिखते हैं। चलिए एक से शुरुआत करते हैं। 1 गुणित 24 होगा, दूसरा होगा 24 गुणित 1 होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा 2 गुणित 12, 2 गुणित 12, और चौथा होगा 12 गुणित 2। 4 हो गए। अब पांचवा क्या हो सकता है 3 गुणित 8, 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, ये 3 हो गया। तो अगला क्या होगा 4 से देखेंगे तो 4 गुणित 6 और 6 गुणित 4, है ना। तो ये कुछ संभवतः कोटियां हैं, बस केवल इतने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है संभवतः कोटियां हैं। ठीक है, किसके लिए 24 अवयव होंगे, तो ये होगा आंसर नंबर फर्स्ट का। दूसरा का क्या आंसर हो सकता है 13 अवयव हैं, तो अब 13 अवयव है तो क्या होंगे, सिर्फ 1 गुणित 13 होगा, या तो 13 गुणित 1, ये होगा इसका आंसर। तो इसके 2 कोटियां हैं, इसके लगभग 8 कोटियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोटियां, अवयव दिए हैं तो आप कोटियां ज्ञात कर सकते हैं, कोटियां दिए गई हैं तो आप अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इसका आपको बोल के ही आंसर बता दे रहा हूँ। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि अवयव में 28 अवयव हैं तब इसके पॉसिबल अर्थात संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि 5 एलिमेंट है तो उसकी भी बताना है। बस प्रश्न में 24 और 13 के बदले 18 और 5 रख दिया है। यदि 18 होता है, चलिए हम बता देते हैं आंसर आपके। चलिए थर्ड इसमें ही मान लेते हैं। यदि 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुणित 18 हो सकता है, 18 गुणित 1 हो सकता है, 2 गुणित 9 हो सकता है, 9 गुणित 2 हो सकता है, 3 गुणित 6 हो सकता है, 6 गुणित 3 हो सकता है। ठीक है, लगभग 6, इसके अलावा और नहीं होंगे इसके। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 18 अवयव होंगे तो उसके जो संभवतः जो कोटियाँ होंगी ये होंगी। चौथा क्या है, चौथा किसका बताना है हमको, 5 का। 5 अवयव है किसी अवयव में तो उसकी या तो होंगे 5 अवयव है तो क्या होंगे 1 गुणित 5 या 5 गुणित 1।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोटियाँ निकाल सकते हैं और अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने इससे पहले 2 प्रश्न छोड़ दिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसे नहीं बताया। तो जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरणों से एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न है ये है कितने कोटि का अवयव है? 2 गुणित 2 का अवयव है। ये भी कितने कोटि का अवयव है? 2 गुणित 2 का। ठीक है, तो इन्हें हमें बस हल करना है। तो हल कैसे करेंगे? तो हल करने के लिए देखिए सिंपल सा है, दोनों अवयव है, जो अवयव जिसके क्रम में है उसी अवयव को उसको मान लेते हैं, बराबर रख लेते हैं। 4 के बराबर क्या होगा? y। 4 बराबर क्या हो जाएगा? y। 3 बराबर क्या होगा? z। x बराबर क्या होगा? 1। और 5 किसके बराबर होगा? 5 का। देखिए हमें क्या पूछा था समीकरण में? दिए गए समीकरणों में से x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से y का मान हमें मिल गया 4, z का मान मिल गया हमें 3 और x का मान मिल गया 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल था, आपको ऐसे ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2, छठवां का दूसरा प्रश्न में है x धन y 5 धन z और इधर है 2 और एक्स वाई बराबर 6 2 5 8। ठीक है, तो अब हमें बताना है एक्स वाई जेड का मान। तो कैसे ज्ञात करें? तो इसमें ज्ञात करने का तरीका है, हमें पिछले प्रश्न की तरह दोनों अवयवों के जो करस्पॉन्डिंग है, जो आसपास के हैं, मतलब जो इस अवयव में प्रथम है, जो इस अवयव में प्रथम है, उससे बराबर करते हैं। जैसे कि x धन y बराबर 6। ठीक है, 2 बराबर 2, 5 धन z बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। ठीक है, इसमें से 2 बराबर 2 को तो छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है? एक्स वाई जेड का मान निकालता है। तो हमें इसे और इसे हल करना है। तो चलिए इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो 5 प्लस जेड बराबर 5। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? -5। तो z बराबर आया 0। ठीक है, z बराबर क्या आ गया? 0। और समीकरण 1 देख लीजिए और समीकरण 2 देख लेते हैं। सॉरी, समीकरण 1 2 3 फिर से अगले पेज में इसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा है। हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को लिखा है। समीकरण नंबर 2 का जो हमें मान निकाला z बराबर 0 आया था, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे, देखिए हम समीकरण 1 से किसी x या y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, x बराबर हम लिख लेते हैं 6 ऋण y। ठीक है, x बराबर क्या लिख लिया हमने? 6 ऋण y। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 4 के मान को समीकरण 3 में रखने पर ये जो मान है हमें उसे समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। x की जगह हम लिखना है 6 ऋण y और y बराबर 8। ठीक है, ऐसे लिखा है। जो x था हमने वहाँ रख दिया 6 ऋण y। हल करेंगे 6y ऋण y वर्ग बराबर 8। ठीक है, सभी को एक और लिख लेते हैं। y वर्ग धन 6y ऋण 8 बराबर 0। ऋण चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? y वर्ग ऋण 6y धन 8 बराबर 0। अब ये दो समीकरण को हल करेंगे
तो हमारे पास y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं गुणनखंड विधि से। 8 एक कम 8, 8 और जोड़ या घटान करने से 6 आना चाहिए। तो 3 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। ऋण 2y ऋण 4y धन 8 बराबर 0, ठीक है। आप कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ निकालेंगे। y ऋण 2 ऋण 4 y ऋण 2 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर कि क्या आ गया, y बराबर 2 और 4 आ गया, y बराबर 2 और 4 आ गया। अब देखिए समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 क्या था, x बराबर 6 ऋण y। यदि y बराबर हम 2 रखते हैं, ठीक है, 6 ऋण 2, तो x बराबर क्या आ गया 4। यदि हम लिखते x बराबर y बराबर 4 लगते, यहाँ 4 लिखते तो x बराबर आता 2, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा x बराबर 2 मान लो, y बराबर 4 मान लो और z बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। या तो या करके लिख सकते हैं, x बराबर 4 लिख लो, y बराबर 2 लिख लो, z बराबर 0, क्योंकि 4, 2 और 0 ये मेन है, x y z मेन नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला, इसी प्रश्न क्रमांक 6 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है x धन y धन z बराबर 9, x धन y बराबर z और y धन z बराबर 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 समीकरण हैं, दोनों को हम बराबर करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो x धन y धन z बराबर हो गया 9, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। x धन z बराबर है 5, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और y धन z बराबर है 7, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 में क्या लिखा है, y धन z बराबर 7, और समीकरण नंबर 1 में देखेंगे तो x धन y धन z बराबर 9। तो हम यहाँ y धन z बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 7 बराबर 9, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9 ऋण 7, तो x बराबर आया 2, ठीक है। अब x बराबर 2 आया, ठीक है, x बराबर 2, इस मान को समीकरण, कौन सा समीकरण में रखेंगे, इस मान को हम, देखिए यदि हम इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो हमारे पास z का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर x बराबर x धन z बराबर 5, यह है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में रख देते हैं 2 धन z बराबर 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 ऋण 2, तो z बराबर आ गया 3, x बराबर 2 आ गया, z बराबर 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास x का और z का मान मिल गया है, समीकरण 1 में मान रख देंगे x का और z का, तो हमें y का मान भी मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम z का मान लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x धन y धन z बराबर 9, x बराबर 2 धन y, z बराबर 3 बराबर 9, तो y धन 5 बराबर 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4।
अतः एक्स वाई जेड का मान आया 2 4 3, ये होगा आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। दिया अवयवों में से ए बी सी डी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह ही हमें हल करना है। चारों को बराबर रखना है एक दूसरे को, मतलब पहला वाला के बराबर, दूसरा वाला के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार से चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो ए ऋण बी बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। 2a धन सी बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और 2 इसको मान लो समीकरण नंबर 2। 2a ऋण बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और 3c धन डी बराबर हो गया 13। ये है समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से समीकरण नंबर 4 समीकरण प्राप्त होंगे। तो हमें देखिए यहाँ से हम समीकरण नंबर 3 से लेते हैं। समीकरण 3 से हम हल करेंगे तो देखेंगे b बराबर क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। ठीक है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, अब इस b के मान को हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस b के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a ऋण 2a बराबर ऋण 1। तो ऋण a बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया। देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण 3 से हमने b का मान निकाल लिया इसे मानने के लिए। फिर इस b का मान को हमने समीकरण नंबर 1 में रखा तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया। फिर ये जो b बराबर आया है, लेकिन b बराबर क्या है, 2a, और a का मान क्या है, a का मान है 2 गुणित 1 ही है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, हमें a और b का मान मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है c और d का मान। ठीक है, c और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण नंबर देखेंगे हम 3 से, सॉरी, हाँ, नहीं सॉरी, समीकरण नंबर 2 से, एक्चुअली समीकरण नंबर 2 से देखेंगे। समीकरण 2 में देखेंगे तो क्या है, 2a धन c बराबर 5, और a का मान हमें क्या है, 1 है। तो 2 धन c बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, हमने क्या कर लिया, a का मान निकाला 1, b का मान निकाल लिया 2, और c का मान निकाल लिया 3। ठीक है, अब इस चारों समीकरण में देखिए किस समीकरण से हम d का मान निकाल सकते हैं। हमने तो देखिए इस समीकरण नंबर जो 3 था उसे पक्षांतर किया तो हमने b का मान एक ऐसे माना, b का मान, इस b के मान को समीकरण नंबर 1 में रखा जिससे हमको a का मान मिल गया। उसके बाद इस a का मान को हमें यहीं पे जो माना था वहाँ रख दिया जिससे हमको b का मान मिल गया, और इस समीकरण में बस a का मान रखने से हमको c का मान मिल जा रहा था, इसलिए हमने c का मान निकाल लिया। अभी हम देखिए चौथा समीकरण जो है, यहाँ पर हम c का मान रख देंगे तो हमारे पास d का मान मिल जाएगा। तो चलिए लगते हैं समीकरण नंबर 4 से। तो चलो समीकरण नंबर 4 से देखते हैं। तो यह है समीकरण नंबर 4, यहाँ पर हमने c का मान रख दिया तो 3 तिया 9 धन d बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 13 ऋण 9, तो d बराबर आ गया हम लोग को 4। ठीक है, तो हमारे पास अतः आया, अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर आया 4। ठीक है, तो इस प्रकार क्रमबद्ध एक आंसर आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। a बराबर आई जे m गुणित n एक वर्ग अवयव है यदि जब n गुणित n होगा, मतलब n जो है m से बड़ा होगा, या m बड़ा होगा n से, या m बराबर n होगा, इनमें से कोई नहीं।
वर्ग आव्यूह का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिनके स्तंभ की संख्या और कॉलम की संख्या समान होगी उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो जब ये m बराबर n होगा ना, जब m बराबर n होगा तब हम बोलेंगे उसे वर्ग आव्यूह। तो इसका आंसर हो जाएगा m बराबर n। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 भी एक सही विकल्प है जो मेरे बुक में दिया गया है कि विच ऑफ दिस गिवन वैल्यूज ऑफ x और y, मतलब इनमें से x और y के कौन से मान जो दिया गया मैट्रिक्स है, मतलब ये जो दिया गया है ना प्रश्न क्रमांक 9 में, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है 3x धन 7, 5 y ऋण 1, 2 ऋण x बराबर 0, y ऋण 2, 8 और 4। ठीक है, ये आव्यूह प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है। इनमें से x y का कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि इस आव्यूह का कोई पॉसिबल फाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में भी एक सिंपल सा सही विकल्प का प्रश्न दिया गया है। उसमें लिखा गया है द गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब 3x3 का एक कोटि, 3x3 का कोटि का अवयव में जिसमें 9 अवयव हैं और ईच ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी आइदर 0 और 1। सॉरी, मैंने शायद प्रश्न गलत पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूँ। द नंबर ऑफ ऑड पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री, मतलब आप समझ लीजिए मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बुक है, हिंदी बुक नहीं है, तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। 10वां का जो आंसर है वो होगा बी, 18, है ना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश के बुक है इसलिए मैं आपको कन्वर्ट करके पढ़ाता हूँ, तो मेरे सही विकल्प का कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। 9वां का आंसर बी है और 10वां का भी आंसर बी है, और 8वां का आंसर जो है वो था आपका 8वां का आंसर m बराबर n, जो कि नंबर क्रमांक 3 था, सी था। ठीक है, अगला, ठीक, तो ये हो गया प्रश्नावली 3.1। इससे अगले वीडियोज़ में हम प्रश्नावली 3.2 की बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।